नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स शाला में। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एरर के बारे में। एरर जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 यूनिट एंड डायमेंशन के वाले चैप्टर में आता है। कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए, नीट और जेईई के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा टॉपिक है। इजी क्वेश्चंस आते हैं, अगर समझने में भी आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एरर, जैसे कि आपको पता लग रहा है कि एरर का मतलब होता है गलती, मिस्टेक। तो एक्चुअली क्या होता है फिजिक्स में, एरर का मतलब क्या होता है या फिजिक्स में एरर कैसे आती है। अब एक्चुअली फिजिक्स में कई सारी क्वांटिटीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें पता है कि ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी क्वांटिटी को इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र कर रहे हैं, कोई भी लेंथ है उसको सेंटीमीटर स्केल या स्केल, किसी भी स्केल से मेज़र कर रहे हैं, किसी चीज़ का मास मेज़र कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ को जब हम मेज़र करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि परफेक्टली मेज़र हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं कि एक लेंथ हमने कंसिडर करी ए से बी तक की। ये ए से बी तक की किसी बच्चे ने इसको अगर सेंटीमीटर स्केल, जो हमारे पास नॉर्मली स्केल होता है, उस स्केल से इसको मेज़र किया, तो हो सकता है कोई बच्चा इसकी लेंथ को मेज़र करे तो किसी की लेंथ आ जाए 10.0 सेंटीमीटर, किसी की लेंथ आ जाए 9.8 सेंटीमीटर, कोई हो सकता है इसको 9.9 सेंटीमीटर मेज़र कर ले, और बाई चांस कोई हो सकता है तो कोई सही भी कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अलग अलग यहाँ पर अब सपोज़ इसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो एरर आ सकती है। तो बेसिकली कोई भी चीज़ को जब हम किसी भी पर्टिकुलर फिज़िकल क्वांटिटी, मतलब लेंथ, कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, मास या टाइम वगैरह, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र करते हैं तो उस मेज़रमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत या कुछ ना कुछ गलती रह जाती है, या मिस्टेक छोटी सी रह जाती है, या वो परफेक्टली मेज़र नहीं हो पाती, तो उस चीज़ को हम उसमें एरर बोल देते हैं। अब एरर को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई कौन से मेज़रमेंट में, कौन सी वैल्यू में, मेजर्ड वैल्यू जो होती है, किस में एरर ज़्यादा होगी, किस में एरर कम होगी। तो बेसिकली एरर जो होती है, अगर हम बात करें कि ट्रू वैल्यू, जैसे ये 10.0 सेंटीमीटर है, अगर ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है और कुछ बच्चों ने ये वैल्यूज़ निकाली, तो जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा क्लोज होगी, ट्रू वैल्यू का मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं, मीन वैल्यू बोल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हैं। तो सपोज़ ये इसकी ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू जब हमने निकाली, ट्रू वैल्यू ये थी, जब बच्चों ने ये मेजर्ड वैल्यू निकाली, तो ट्रू वैल्यू, कौन सी वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम एरर बोल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कर सकते हो, या मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू कर सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि डिफरेंस कितना आ रहा है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एरर उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, चाहे आप ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड, तो इसमें से इसको माइनस करोगे, तो देखो इसमें से इसको माइनस करें, अगर ये सारी मेजर्ड वैल्यू हैं, ऑल दीज आर मेजर्ड वैल्यू, तो 10 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर, 10 में से 9.9 को करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर, इसमें से इसको करेंगे तो माइनस का 0.1 सेंटीमीटर। मतलब बात इतनी सी है, प्लस या माइनस से सिर्फ इतना पता लगता है कि मेजर्ड वैल्यू या तो बड़ी है या छोटी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें एरर की वैल्यू से मतलब होता है, एरर के मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। जितनी ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतनी ज़्यादा एरर होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इसको ही हम क्या बोलते हैं, एरर। तो बेसिकली एरर जो होती है, बेसिक सा अगर हम फॉर्मूला देखें एरर का, तो एरर बेसिकली होती है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। अब बेसिकली एरर के बारे में और कुछ जानकारी देखते हैं कि एरर कितने टाइप की होती है। अगर हम बात करें तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एरर क्या चीज़ होती है। तो कोई भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो
जब मेजर्ड वैल्यू आती है वो थोड़ी कम ज़्यादा रहती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसमें जो डिफरेंस आता है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम एरर बोल देते हैं। अब एरर जो होती है कितने टाइप की होती है, किस वजह से आती है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, एरर के दो टाइप होते हैं, एक होती है सिस्टमेटिक एरर, एक होती है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर एक ऐसी एरर होती है जिनका रीज़न हमें पता होता है। अब देखो, जैसे मान लो हम प्रैक्टिकल करने गए या कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फिजिक्स की लैब में या केमिस्ट्री की लैब में हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सपोज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया लेकिन रीडिंग करेक्ट नहीं आई, एरर थोड़ी सी आ गई। अब वो रीडिंग जो ख़राब आई है या जो एरर आई है, सपोज़ वो इंस्ट्रूमेंट के ख़राब होने की वजह से आई, हमें बाद में पता चला कि इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है, तो इसका मतलब वो रीज़न हमें पता चल गया एरर आने का। या फिर आपने मेज़रमेंट अच्छे से नहीं ली, जो इंस्ट्रूमेंट बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो एक्सपेरिमेंट उसने ढंग से नहीं किया, वो नूब है, उसको नहीं पता एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, नया नया आया है तो उसको नहीं पता, तो ये पता लग गया कि भाई हाँ इसकी। कई बार होता है कि वेदर कंडीशंस की वजह से हो जाता है कि जैसे लैब का टेम्परेचर, सपोज़ लेबोरेटरी का जो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली कांस्टेंट रहता है लेकिन बाई चांस कम ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से हो गया। तो ऐसे रीज़न जिनकी वजह से, जिनका रीजन हमें पता हो कि जिसकी वजह से एरर आई है, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं आराम से, हमें पता है इंस्ट्रूमेंट ख़राब है, चेंज कर दो, वो उस टाइप की एरर तो कम से कम हट जाएगी, ठीक है ना। तो वो एरर जो होती है वो सिस्टमेटिक एरर होती है, जिनके रीज़न हमें पता होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। अब दूसरी एरर होती है दूसरे टाइप की, रैंडम एरर। अब रैंडम एरर का मतलब क्या होता है? रैंडम एरर का मतलब होता है कि ऐसी एरर जिसके बारे में हमें नहीं पता कि क्या, कैसे वो एरर आई है। सपोज़ तुमने केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई ट्राइटेशन वाला कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तुम, जिसमें कलर चेंज हो जाता है। तुम एक केमिकल के अंदर, तुमने एक बीकर में अपना केमिकल लिया हुआ है, उस केमिकल में कोई दूसरा केमिकल तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे थे, तुमने 5 ड्रॉप्स डाली और वो केमिकल जो है उसका कलर चेंज होकर रेड हो गया। रेड ही कलर तुम्हें सपोज लाना था, तुम जो टीचर थे उनको दिखाने के लिए गए, लेकिन पीछे से बाई चांस उस केमिकल के अंदर कोई मच्छर घुस गया, या किसी फ्रेंड का पसीना उसमें टपक गया, या तुम्हारा ही पसीने की बूंद उसमें टपक गई बाई चांस, या कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। जब तुम वापस आए तो तुमने देखा वो रेड कलर जो ऑरेंज हो गया, तो टीचर ने बोला कि नहीं ये तो गलत हो गया। तो वहाँ पर अब वो कलर चेंज हो गया, मतलब एक एरर बन गई। तो वो एरर तुम्हें नहीं पता किसकी वजह से, तुमने आसपास सबसे पूछा कि किसकी वजह से आई है, कैसे आई है, तो तुम्हें नहीं पता वो एरर किस वजह से आई है। तो इस टाइप की जो रीज़न होते हैं उनको हम, तो ये इन टाइप की जो एरर्स होती है उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर, क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये एरर किस तरीके से आई है, कहाँ से आई है, कैसे आ गई ये एरर हमें बिल्कुल नहीं पता। तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर बोल देते हैं। अब इस टाइप की जो एरर होती है ना, उसको रिड्यूस किया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता है। हम इस टाइप की एरर को रिमूव नहीं कर सकते, सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस भी कैसे कर सकते हैं? बाय टेकिंग मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंक्रीजिंग ऑब्जर्वेशन को अगर आप बढ़ा दोगे, इस तरह का साइन मतलब होता है इंक्रीजिंग का, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दोगे। अगर मान लो आपने 1 ऑब्जर्वेशन लिया तो अब 4 ऑब्जर्वेशन लो, मतलब 4 रीडिंग लो, 5 रीडिंग लो, कम से कम 5 रीडिंग तो ली जाती है। 5 से भी ज़्यादा अगर आप 10 लोगे तो जो रैंडम एरर है और कम हो जाएगी। तो ये दोनों टाइप की एरर्स, इसके बारे में हमें नहीं पता होता कहाँ से आई है, तो इसको अगर कम करना है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये दोनों एरर एक साथ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि अगर सिस्टमेटिक एरर है तो रैंडम एरर नहीं हो सकती। रैंडम एरर तो हमेशा ही रहती है, चाहे किसी न किसी वजह से रहे, तो रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर दोनों हो सकती हैं, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसमें जो हम एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन जो करेंगे वो रैंडम एरर के केस में ही करेंगे, क्योंकि रैंडम एरर कैसे आई है उसकी वजह से, तो उस एरर की वजह से तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आ गया, रीडिंग्स थोड़ी सी चेंज हो गई। तो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कुछ मेथड्स के थ्रू के वो एरर्स को हम कम कर सकें। तो यहाँ पर हम रैंडम एरर्स में ही सारी कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर रैंडम एरर को शुरू करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि एक्यूरेसी, 2 टर्म्स यहाँ पर एक्चुअली होती है, एक होती है एक्यूरेसी और एक होती है प्रिसिशन। तो सबसे पहले बात करें एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है?
एक्यूरेसी मतलब कोई भी रीडिंग जो हमने ली है, ये कोई भी मेजर्ड वैल्यू जो है उसमें एक्यूरेसी कितनी है, वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो जिस रीडिंग में जितनी कम एरर होगी वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो एक्यूरेसी को हम बोल सकते हैं यहाँ पर, जितनी ज़्यादा एरर होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी कम होगी, जितनी ज़्यादा एरर उतनी कम एक्यूरेसी। तो बेसिकली एक्यूरेसी इज़ डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू दी ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू के साथ जो क्लोजनेस है वो कितनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्लोज होगी उसी को हम एक्यूरेसी उसकी बोल देते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास प्रिसिशन। अब प्रिसिशन का मतलब क्या होता है, देखिए प्रिसिशन का मतलब यहाँ पर दो तरीके से दिखाया जा सकता है। मान लीजिए आपको सिर्फ 2-3 रीडिंग्स दी हुई है ना। सपोज़ आपको कुछ रीडिंग्स दी हुई है 2.54, 2.5 और 2.0। अब ये नहीं बताया कि कौन सी है, बस ये रीडिंग्स दी हुई है, सपोज सेंटीमीटर में है इस तरीके से। तो 3-4 रीडिंग्स दी हुई है, इसमें से हमें प्रिसाइज वैल्यू बतानी। तो प्रिसाइज वैल्यू का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि पॉइंट के बाद आप क्या करो, डिजिट्स काउंट कर लो। अगर पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट्स है, जिसमें भी सबसे ज़्यादा डिजिट्स लगी होंगी वो ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएंगी। तो पॉइंट के बाद अब देखो यहाँ पर 2.54, मतलब यहाँ 2 डिजिट्स हैं, यहाँ एक है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज हो गई। ठीक है। अब अगर मान लो इसकी जगह अगर अब ऐसा भी हो सकता था कि सपोज़ यहाँ पर 2.54, यहाँ पर 2.52 और यहाँ पर 2.51 होता, तो इसमें तो सबके बाद सेम सी चीज़ है। फिर उसके बाद फिर कुछ और क्राइटेरिया हमें देखना पड़ता कि भाई एक्यूरेट वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो मेथड होता है जिसमें आपको कुछ रैंडम 2-3 रीडिंग्स दे दी जाए, उसमें पूछा जाए कि भाई एरर कौन सी वैल्यू प्रिसाइज है। या ऐसा बोल सकते हो कि आपने बोला एक 3 बच्चों को आपने बोला एक लेंथ मेज़र करने के लिए, एक ने ये मेज़र करी, एक ने ये मेज़र करी, और उन तीनों बच्चों की एक एक ऑब्जर्वेशन लिए, उन तीनों में से कौन सी रीडिंग सबसे ज़्यादा प्रिसाइज आई है। तो पॉइंट के बाद जितने का, तो पॉइंट के बाद जितने कम ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगी। फर्स्ट चीज़ यहाँ पर हो जाती है। सेकंड यहाँ पर हो जाती है, अगर आपके पास 2 अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, 2 अलग अलग स्टूडेंट के ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, जैसे स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड, 2 स्टूडेंट थे, इनके ऑब्जर्वेशन दिए हैं। अब अगर मान लो किसी के ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं 2.4, 2.3, 2.4, 2.4, 2.3, एक के आ रहे हैं 2.5, 2.1, 2.0, 2.7, 2.6। तो अब अगर इनमें से आपको सेंटीमीटर में मान लेना, दोनों सेंटीमीटर में। अब अगर आपको मान लीजिए कि अगर ये दोनों रीडिंग्स दिखाई जाए, तो आप देख के क्या बताओगे कि कौन सी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू हो सकती है, यानी कि किसको हम सही मान सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि हम इसको सही मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमें दिख रहा है कि फर्स्ट रीडिंग यहाँ पर 2.4 है, उसके बाद 2.3 आ गई, फिर 2.3 के बाद 2.4, 2.42, मतलब ज़्यादा रीडिंग्स का आपस में वेरिएशन काफ़ी कम है। यहाँ पर रीडिंग्स का आपस में ही वेरिएशन ज़्यादा है, 2.5 आई, 2.1 आई, 2.0, फिर 2.7। इसका मतलब जो ये रीडिंग जिस भी बच्चे ने ली है वो अच्छे से एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, वो मस्ती कर रहा है ना। मस्ती करते करते वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन ये ढंग से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब भले ही एक्चुअल में ये रीडिंग्स गलत हो, लेकिन हम एक बार तो देख के यही बोलेंगे ना कि ये रीडिंग्स सही लग रही हैं। और ये रीडिंग भले ही इसमें से कोई एक रीडिंग अच्छी हो, एक्यूरेट हो, और इसमें एक भी एक्यूरेट नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर 2 अलग अलग ऑब्जर्वेशन की ग्रुप दिए जाए तो ये ज़्यादा प्रिसाइज होगी। तो अगर प्रिसाइज रीडिंग्स कौन सी होती है, कोई किसी भी ऑब्जर्वेशंस में अगर मेजर्ड वैल्यू आपस में, जिस भी ऑब्जर्वेशन में मेजर्ड वैल्यू आपस में ज़्यादा क्लोज हो, यहाँ पर आपस में देखो, यहाँ पर 2.4 है, 2.3, तो इनके बीच में आपस में डिफरेंस कम है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग्स होगी। और यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी आ रहा है, तो ये कम प्रिसाइज होगी। तो अगर 2 अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दे दिए जाएँ तो उसमें हम प्रिसाइजनेस इस तरह से, प्रिसिशन इस तरीके से देखते हैं, और नॉर्मली अगर दे दिया जाए तो प्रिसिशन इस तरीके से देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रिसिशन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। अब एक और छोटी सी चीज़, मान लीजिए कि ट्रू वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर, ये ट्रू वैल्यू है सपोज़। अब ट्रू वैल्यू ये है, तो इसमें कोई ट्रू वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन इसमें एक ट्रू वैल्यू आ रही है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई वैल्यू अगर ट्रू है तो वो प्रिसाइज हो।
प्रिसाइज हो भी सकती, नहीं हो सकती। ट्रू वैल्यू, प्रिसिशन और एक्यूरेसी दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। जितना कम प्रिसिशन और ट्रू वैल्यू ये जो एक्यूरेसी है और ये दोनों से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अगर कोई ट्रू एक्यूरेट वैल्यू है तो वो प्रिसाइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो आप इसको मिक्स मत करना, ठीक है। लेकिन ये है कि कोई अगर एक्यूरेट है तो मे बी वो प्रिसाइज भी ज़्यादातर होती ही होती है। आई होप आपको प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन के लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा, तो आपको पूरे इसके लेक्चर नोट्स आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में देख लेना, तो वहाँ पर आपको इसके लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम रैंडम एरर से कि उसकी कैलकुलेशन से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, अब देखो क्या है कि मान लो कि किसी बच्चे ने, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई A1 A2 A3 A4 A5। ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है। तो ये वैल्यूज़ आ गई, हमें चेक करना है कि इनमें आपस में कितनी एरर है, कितना नहीं है। अब हमें एक्चुअली एरर निकालने के लिए जितनी भी 5 रीडिंग्स आई हैं, इन 5 रीडिंग्स में एरर कितनी होगी या नहीं होगी वो चेक करने के लिए हमें ट्रू वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें ट्रू वैल्यू तो पता है ही नहीं, ट्रू वैल्यू तो सिर्फ टीचर को पता होगा या जो भी जिसने भी। तो क्लास में जब तुम लैब में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तुम्हारे पास ट्रू वैल्यू नहीं होगी, तो फिर भी तुम्हें एरर चेक करनी है। तो तुम क्या करोगे, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि ट्रू वैल्यू तो है नहीं लेकिन फिर भी हमें एरर निकालनी है, तो हम यहाँ पर एक मीन वैल्यू निकाल के चलते हैं। क्या निकालते हैं हम, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, उसी को हम ट्रू वैल्यू की तरह कंसीडर कर लेते हैं। जो ये मीन वैल्यू है इसी को हम ट्रू वैल्यू की तरह मान के चलते हैं। तो अब ये जो मीन वैल्यू है इसको निकालने का तरीका क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाई 5। अगर आपने 4 रीडिंग्स लिए तो A1 A2 A3 A4 डिवाइडेड बाई 4 कर दो। 6 रीडिंग लिए तो A1 से लेकर A6 तक डिवाइडेड बाई 6 कर दो। तो ये मीन वैल्यू, ये सिर्फ तभी निकालनी जब आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता हो, और मोस्टली क्वेश्चन पे ट्रू वैल्यू नहीं दी जाती जब भी एरर कैलकुलेट करवाएगा। तो ये निकाल ली हमने। अब इसके बाद हमें निकालनी है एरर, कि जितनी भी रीडिंग्स आई है इन सब में कितनी कितनी एरर है। तो उसको हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कि हमें सिर्फ डिफरेंस देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो जब भी हम ये डेल्टा लगाते हैं तो जिस भी चीज़ के आगे मैं डेल्टा लगा दूंगा इसका मतलब है उसमें एरर निकाल रहे हैं हम। तो डेल्टा ए का मतलब तो क्या हो जाएगा, ए में एरर देख रहे हैं। तो हम डेल्टा A1, तो इसका मतलब A1 वाली रीडिंग में मैं एरर देखना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, A1 माइनस A इस तरीके से और बार लगा दो। अब तुम चाहो तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A बार माइनस A। ये जो होता है, ये 2 लाइंस जो पैरेलल बनाई, इसका मतलब होता है मोड। मोड का मतलब होता है कि आप चाहे A1 में से A बार माइनस करो या A बार में से A1 माइनस करो, आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है। मान लो कि A1 है, सपोज़ A1 है 10 और A बार आया है 9.8। तो अगर आपने 10 में से 9.8 माइनस किया तो कितना आएगा, 0.2। लेकिन बाई चांस अगर आपने 9.8 में से 10 माइनस कर दिया तो कितना आएगा, -0.2। तो तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, 0.2। उस माइनस के साइन को कंसीडर नहीं करना है। इसी का मतलब होता है ये अगर लगा दिया तो, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट में हमेशा हमें यही करना है। तो ये लिया हमने, इसी तरीके से हम आगे करते रहेंगे। A2 A बार है ना, डैश डैश, ये हम यहाँ पर A5 तक ये यहाँ पर इसी तरीके से करेंगे, A5 माइनस A बार। इस तरीके से हमारे पास ये पांचों वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो हमारे पास A1 A2 A3 A4 और A5 में जो है वो एरर निकल कर आ गई। A1 A2 A5 A4 में एरर कितनी होगी, हर इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू में कितनी है, जो कि क्या है, डेल्टा A1 डेल्टा A2 अब डेल्टा A3 से लेकर पूरा 5 तक। अब यहाँ पर ये चारों रीडिंग्स तो हम बता नहीं सकते। अगर हमें फाइनल आंसर लिखना होगा तो हम ये तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने मान लो इस पेन की लेंथ को मेज़र करा है ना, और मेज़र करते टाइम में हमने 5 रीडिंग्स ली है।
तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि इसकी रीडिंग बताओ, तो हम ये थोड़ा ना बोलेंगे कि इसकी रीडिंग A1 भी आई है, A2 भी आई है, A3 भी आई। हम क्या बोलेंगे, एक एवरेज वैल्यू बोल देंगे कि भाई इन सब का एवरेज करने के बाद जो वैल्यू आई वो ये मेजर्ड वैल्यू है, तो है ना, वो मीन वैल्यू हमने बता दी। अब एरर निकाली, तो एरर कैसे, इंडिविजुअल सब रीडिंग्स में एरर निकाल ली। एरर निकालने के बाद इतनी सारी डेल्टा A1, ये सारी 5 एरर्स आ गई, तो तुम 5 एरर थोड़ा ना बताओगे, वहाँ पर तो हमें सिर्फ एक एरर करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। तो एक एरर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब का एवरेज ले। तो हमें क्या करना होता है, हम इन सारी एरर्स का, इन सारी एब्सोल्यूट एरर का हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे, जिसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, क्योंकि हम कई सारी एरर तो बता नहीं सकते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का भी तरीका देखो, मीन का मतलब होता है एवरेज, एब्सोल्यूट एरर, तो किसका एवरेज लेना है हमें, एब्सोल्यूट एरर्स का। तो एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकालने का तरीका क्या है, ये बार, जहाँ पर भी हम ये बार लगा देते हैं इसका मतलब होता है हम उस पूरी चीज़ का एवरेज निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 इस तरीके से लेते हुए प्लस डेल्टा A5 और डेल्टा A4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये एब्सोल्यूट एरर निकल कर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल कर आ जाएगी। यही सारी कंडीशंस में जो भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी, यहाँ पर कई सारी वैल्यूज़ हो सकती है, जो भी कंडीशन होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ट्रू वैल्यू निकाली सबसे पहले। ट्रू वैल्यू कब निकालते हैं, जब आपको मीन वैल्यू निकाली, जिसको हम ट्रू वैल्यू मानकर चलते हैं, वो कब निकालते हैं, जब हमें एक्चुअल में ट्रू वैल्यू नहीं दी होती है, सिर्फ हमारे पास रीडिंग्स हैं। तो उन रीडिंग्स का एवरेज लेके हम एवरेज निकालते हैं, उसी को हम मीन वैल्यू बोलते हैं, उसे हम ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को या मीन वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो वहाँ पर एब्सोल्यूट एरर निकल कर आ जाती है। हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ डिफरेंस से मतलब है। फिर उसके बाद उन सारी जो एरर्स आई है, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं, अगर 5, 6 जितनी भी हैं, उन सबको ऐड करके उनका एवरेज ले लो, तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। अब जो यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर जो है, ये वाली, ये जो एरर है, ये यहाँ पर हमें पता लग जाती है, ठीक है ना। तो कोई भी, जब हमें किसी भी मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होता है, जब हम कभी भी किसी मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट हम इस तरह से लिखते हैं, मान लो A बार प्लस माइनस डेल्टा A बार, या तुम सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि A प्लस माइनस A। इस तरह से लिखने का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ एरर को भी साथ में शो कर रहे हैं। A मतलब मेजर्ड वैल्यू, जैसे 10.2, 10.5 जो भी वैल्यू निकल कर आई है। अगर एक सिंगल वैल्यू, अगर आपने कई सारे ऑब्जर्वेशन लिए, तो आप यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर मीन वैल्यू ही लिखोगे, और ये मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपने निकाली है उसको लिखोगे। तो ये लिखने का तरीका हो जाता है। अब इसमें जो चौथी टर्म आती है वो है परसेंटेज रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या है, देखो रिलेटिव एरर का मतलब क्या है, देखो रिलेटिव एरर बेसिकली क्या होती है कि जो तुम्हारे पास एब्सोल्यूट मीन एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, उसको डिवाइड कर दो जो भी हमारे पास मीन वैल्यू है, तो वो एब्सोल्यूट हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगी। मतलब हमें एक तरह से रिलेटिव चेक करना है कि क्या, तो आप क्या करोगे, जो भी एरर है, अगर आपके पास सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है और एक ही एरर है, तो वो एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन, और आपके पास कई सारे ऑब्जर्वेशन है, तो मीन वैल्यू निकाल लो और मीन एब्सोल्यूट एरर को ऊपर और नीचे इस तरह से लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। अगला जो आता है वो आता है परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर सिंपल, जो यहाँ पर रिलेटिव एरर लिखी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे सिंपल परसेंटेज निकालते हैं उसी तरीके से आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इनटू 100, अगर कई सारे ऑब्जर्वेशन है, और अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन है तो सिंपली एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू जो भी ऑब्जर्वेशन है इनटू 100 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें सिंपल है, बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। एक क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, तो हमारे पास ये 5 रीडिंग्स हैं। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कमेंट में कि ये जो रीडिंग्स है ना, ये प्रिसाइज हैं या नहीं है।
है ना। हम तो सिंपली यहाँ पर चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम मुझे बताना कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस आए हैं, ये पूरी जो ऑब्जर्वेशन लिए 5 ऑब्जर्वेशन, इसमें जो चारों पांचों रीडिंग्स हैं ये प्रिसाइज है या नहीं है, मुझे कमेंट में बताना। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा काम है यहाँ पर सब कुछ निकालना है हमें, तो है ना, एवरीथिंग A to Z एवरीथिंग फाइंड आउट करना है, सब मतलब एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू, सारी सब कुछ निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ट्रू वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मीन वैल्यू क्या करते हैं, A बार निकाल लेते हैं। तो सिंपली अब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि इनमें से आप किसको A1 मानते हो, किसको A2 A3, ये आपके ऊपर है। सिंपली A1 A2 A3 लिखने का सिंपली पर्पज़ था कि वो 5 रीडिंग मुझे शो करनी थी। तो यहाँ 5 रीडिंग्स है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको ऐड कर दो, 2.0 2.1 प्लस 2.0 प्लस 2.20 प्लस 2.1 डिवाइडेड बाई 5। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो यहाँ पर जब हम इसको एवरेज लेते हैं तो 10.2 डिवाइडेड बाई 5 2.04 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको भी आगे बढ़ा के ले सकते हो, यहाँ से भी आप इसको ले सकते हो, और अदरवाइज़ आप चाहो तो इसको यहाँ पर सिग्निफाई भी करके आंसर लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। चलो इसको हम 2.04 ही लेके, अगर मान लो आपको पॉइंट के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट रखनी है तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो ये 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो सिंपली 2.0 यहाँ सेंटीमीटर तक का ही आंसर आएगा। तो एक बार हम इसको लेके चल लेते हैं कि 2.04 सेंटीमीटर तक ये आ जाता है। हम एरर निकालते हैं, तो एरर निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा A1 कितना आता है। तो क्या कर दोगे, यहाँ पर 2.04 माइनस 2.0 में मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तुम कैसे भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मैं मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कर रहा हूँ, तो ये कितना बन जाएगा, ये तुम्हारे पास बन जाएगा 0.96 पॉइंट यहाँ पर 04 सॉरी 0.04 ये हमारे पास बन जाएगा। डेल्टा A2 अगर लेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। तो देखो सबके साथ मैंने मीन वैल्यू में से सारी मेजर्ड वैल्यू माइनस कर दी। अब चाहो तो मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेक करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से निकल कर आ गई। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इन सब की मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सारी एरर्स तो हम एक साथ बता नहीं सकते। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, जितनी भी एरर्स आई थी ना उन सबको ऐड, उसका एवरेज ले लो। तो एरर कौन कौन सी आई थी, 0.04 0.06 0.04 0.04 0.06 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब वीडियो को थोड़ा पीछे करके वो रीडिंग्स एक बार लिख लेना अपनी नोटबुक में, और फिर उसके हिसाब से देखोगे तो वो आपको पता लग जाएगा। इन सब का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 0.0404 ये हो जाएगा 0.1, ये 0.1, तो 0.2 0.2 0.24, तो ये बनेगा 0.24 डिवाइडेड बाई 5। देखो भले से ये होगा 10, ये होगा 10 मतलब 0.1 तो 0.1 0.2 और ये वैल्यू। इसको जब पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो 0.048। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रही हैं, मैं इसको 2 डिजिट्स तक ही रखता हूँ, तो 0.05 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्चुअली एक चीज़ का ध्यान रखना, आप यहाँ पर एरर भी जब भी लिखोगे ना, वैसे हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ले लिए, लेकिन आपको एरर भी जो है पॉइंट के बाद जितनी मेजर्ड वैल्यू दी हुई है, मेजर्ड वैल्यू जो दी हुई है उसमें पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है उतने डिजिट्स तक आपको एरर भी रखनी है, या उसके बाद जस्ट एक और डिजिट लगा देना, उसके ज़्यादा नहीं रखनी है। तो ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट ये आ गई। तो अगर मैं बेसिकली अब मुझे मेजर्ड वैल्यू लिखनी होगी, तो मैं मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखूँगा, विद इन फॉर्म ऑफ एरर। मतलब जो रीडिंग अगर मुझे आंसर बताना होगा तो आंसर में क्या बताऊँगा, मैं बताऊँगा A बार प्लस माइनस डेल्टा A बार, यही बताएंगे। इसके अलावा और भी आई है, 2.0 आया, 2.1 आया, लेकिन हम तो फाइनल एक ही वैल्यू बताएंगे। तो कितना हो जाएगा वो, ये हो जाएगा 2.04 प्लस माइनस 0.05, 2.04 प्लस माइनस
0.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किए हैं जिसके भी, उसमें ये एरर आई है और ये हमारे पास रीडिंग आई है, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालनी है। तो रिलेटिव एरर निकालने का भी तरीका क्या है, अब सिंपली ये लिख लिया ना हमने, तो रिलेटिव एरर कैसे लिख सकते हैं, बहुत आसान सा है। एरर कितनी है 0.05 और मेजर्ड वैल्यू कितनी है 2.04, ये रिलेटिव एरर होगी। परसेंटेज एरर लिखनी है, परसेंटेज एरर लिखने का भी आसान सा तरीका क्या है, 0.05 2.04 इंटू 100, तो ये आपको कर देना है 500 डिवाइडेड बाई 204। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाता है 2.45%। अब मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जो हमने इनिशियली जो एरर निकाली थी एब्सोल्यूट और जो मीन वैल्यू जो ये मीन वैल्यू निकाली 2.04, आप इसको जब भी इस तरह का आ जाए ना तो इसको 2.0 जितने डिजिट्स आपको यहाँ मिली उसमें ही रखना है इसे, ठीक है ना, वो ज़्यादा। ये मैंने सिर्फ आपको ताकि प्रिसाइजली मैं बता सकूँ एक बार बस, अदरवाइज़ इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। जितनी रीडिंग यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स हैं, तो आपको भी यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू जो एवरेज वैल्यू आएगी उसमें भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स रखनी है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आई होप। ये किस तरह से, एक और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने इसमें अब 3 ही रीडिंग्स ली है, उससे हम ये सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर वगैरह सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है 4 दियो 5 दियो, ज़रूरी नहीं हमेशा 5 दियो, 3 भी दे सकते हो, उससे भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा यहाँ पर मीन वैल्यू निकालना। मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5.0 प्लस 5.2 प्लस 5.0 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.2 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करते हैं तो 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 5 टाइम जाएगा तो 6, यहाँ पर 6 टाइम जो जाएगा 20, तो फिर 20 डिवाइड 18 से जाएगा तो 2, फिर तो ये 6 7, तो 5.67 समथिंग इसका ये आंसर निकल कर आना चाहिए। थोड़ा सा इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 7 को हटाना पड़ेगा, तो 7 जो है 5 से बड़ा है, तो ऑलमोस्ट 5.7 मीटर ये हमारे पास वैल्यू निकल कर एक आने वाली है। सॉरी 5.07, तो 5.07 को अप्रॉक्स अगर करेंगे तो 5.1 सेंटीमीटर समथिंग ये 5.1 मीटर समथिंग ये वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब हमें एरर निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर तो डेल्टा A1 निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 5.1 माइनस में मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कर रहा हूँ, तो मीन वैल्यू है -5.1, 5 माइनस किया हमने तो ये बन गया 0.1 मीटर। डेल्टा A2 अगर करते हैं तो 5.1 माइनस 5.2, ये 5.2 दिया है, तो ये बन जाएगा 0.1 मीटर। अब देखो बेसिकली माइनस का आएगा तो मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं मोड लगा दिया है। इस मोड लगाने का मतलब ही होता है कि आपको नेगेटिव नहीं लेना है, सिर्फ डिफरेंस लेना है। इसी तरीके से 5.1 माइनस 5.0, तो ये 0.1 मीटर यहाँ पर भी ये आ गया। ये हो गई हमारे पास 3 एरर्स। अब क्योंकि मुझे तो यहाँ पर, अब बताओ आगे क्या करना है, हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी, मतलब इन सब का एवरेज लेना है। इन सब का एवरेज लेना है तो 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 3, तो 0.3 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी जो हमारे पास आई वो कितनी आ गई, 0.1 मीटर आ गई। मैं यहीं पे कर देता हूँ ताकि आपको दिखता भी रहेगा। अब मुझे रिलेटिव एरर निकालनी है। देखो बेसिकली अगर मैं इसे लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, अब मेरे पास जो आंसर आएगा बेसिकली उसको हम ऐसे लिखेंगे। रीडिंग अगर लिखनी है 5.1 प्लस माइनस 0.1 मीटर, 5.1 प्लस। अब ये प्लस माइनस क्यों लिखते हैं ये भी अभी मैं क्लियर कर दूंगा, प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या होता है। तो 5.1 प्लस माइनस 0.1, तो रिलेटिव अगर मुझे रिलेटिव एरर देखनी है तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाई 5.1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 51। और परसेंटेज एरर देखनी है
तो परसेंटेज एरर जो आएगी वो आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 100। तो देखो यहाँ पर अगर 100 डिवाइडेड बाई 50 होता, 100 डिवाइडेड बाई 50 होता तो ऑलमोस्ट ये आंसर आता 2 के आसपास, 2% के आसपास। लेकिन थोड़ा 151 आ रहा है तो 1.99 समथिंग ये आंसर आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 2% कंसिडर कर लेते हैं। तो जो इसमें एरर आ रही है वो कितनी आ रही है, 2% यहाँ पर एरर आ रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक बार इसको, ये जो प्लस माइनस लगाते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली क्या है, इसका मतलब क्या है, उसको समझाता हूँ मैं तुम्हें। आ जाओ, बहुत आसान सी चीज़ है, मज़ा आएगा तुम्हें थोड़ा सा समझ के। मान लो हमें कोई लेंथ दी हुई है L = 10 ± 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कोई लेंथ है, जैसे ये दी हुई है, ये AB, इसकी लेंथ हमने निकाली है, इसकी मेज़र करी तो 10 ± 0.1 सेंटीमीटर हमें ये दी हुई है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी जो लेंथ है मेज़र जो करी है वो तो किसी जिसने भी मेज़र करके पूरी कैलकुलेशन 5 ऑब्जर्वेशन लिए जैसे भी करके फाइनल आंसर हमारे दिया है 10 ± 0.1, मतलब जो वो उसके अकॉर्डिंग, जिस भी बंदे ने ये मेज़र किया है उसके अकॉर्डिंग A से B तक की जो लेंथ आ रही है, वो जो लेंथ आ रही है 10 सेंटीमीटर, है ना। और जो उसमें एरर आ रही है वो है 0.1। अब 0.1 ± 0.1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जिस भी बंदे ने इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर बताई है उसका ये कहना है कि इसकी लेंथ उसने तो 10 सेंटीमीटर मेज़र करी है, लेकिन उससे गलती अगर हुई है तो गलती की वजह से जो इसकी वैल्यू है वो कितनी कम और कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो अगर कम करके देखें तो -10 - 0.1 जितनी कम, मतलब 9.9 सेंटीमीटर, और 10 + 0.1 यानी कि 10.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि अगर 10 सेंटीमीटर के से थोड़ा ऊपर नीचे अगर हुआ होगा तो सिर्फ इतना सा हुआ होगा कि 9.9 सेंटीमीटर या फिर 10.1 सेंटीमीटर रहा होगा। इन दोनों के बीच में जो भी इसकी रीडिंग अगर लोगे तो इसकी रीडिंग 9.9 और 10.1 सेंटीमीटर के बीच में आएगी, है ना। तो अगर ये 10 ± 0.1 सेंटीमीटर इसकी रीडिंग इस तरह से लिखने का मतलब क्या हो गया कि जो L की वैल्यू है वो किस किस के बीच में है, ये जो L की वैल्यू आई है वो 9.9 से लेकर 10.1 सेंटीमीटर के तो बीच में होगी ही होगी। तो इसका मतलब जो लेंथ आई है ना वो 9.9 से लेकर 10.1 सेंटीमीटर तक की उसके बीच की लेंथ रही होगी। तो उसने एग्जैक्ट बस इतना बता दिया। अगर ये बंदा सिर्फ ये बोलता कि अगर हम बोलते थे 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी लेंथ एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर है और उसके अंदर जो एरर अगर आ भी रही है तो उस बंदे को नहीं पता है जिसने भी ये मेज़र किया है। अगर उसने इस तरीके से लिख दिया है तो उसने अपनी तरफ से एक चीज़ बता दी है कि भाई हाँ, अगर मुझसे गलती हुई होगी तो वो उसकी वजह से भी अगर थोड़ा सा वेरिएशन आएगा तो वो जो लेंथ है वो 9.9 से कम नहीं होगी, 9.9 या 9.9 से ज़्यादा और 10.1 से कम ही होगी, इसी के बीच में आएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये इस तरीके का इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको अब बताता हूँ। मान लो कि ये तो चलो ठीक है, यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू दे दी है और उसके साथ एरर लिखी हुई है 10 ± 0.1 सेंटीमीटर, तो ये मेजर्ड और ये इसमें एरर। कई बार क्या होता है ना कि मेजर्ड वैल्यू दे दी जाती है लेकिन उसके साथ एरर नहीं लिखी जाती। मेजर्ड वैल्यू तो दे दी जाती है लेकिन उसके साथ एरर नहीं लिखी जाती। तो उस एरर को कैसे निकालते हैं, उसमें एरर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो आओ बताता हूँ। मान लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज़ आपको बोला गया है, एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको बोल दिया गया है 10.1 सेंटीमीटर, एक लेंथ है 10.1 सेंटीमीटर, इतना सा। अब आपसे बोला गया कि ये जो सेंटीमीटर 10.1 सेंटीमीटर है इसमें कितनी एरर होगी वो हमें बतानी है, परसेंटेज एरर हमें बतानी है कि परसेंटेज एरर कितनी आ रही होगी। अब यहाँ पर परसेंटेज एरर बतानी है तो बेसिकली हमें एरर पता होनी चाहिए। तो एरर कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर एरर पता करने का तरीका क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में एरर कैसे पता करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो एरर होगी हमें निकालनी है परसेंटेज एरर। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है उनमें जो लीस्ट काउंट होता है, जिसको हम L.C भी बोलते हैं, लीस्ट काउंट जो होता है उसी को हम
एरर बोल दे, एरर कंसीडर कर लेते हैं। अब लीस्ट काउंट कैसे पता लगेगा? कोई भी आपको अगर एरर दी, कोई भी वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो उसका लीस्ट काउंट कैसे पता चलता है? बहुत आसान सा तरीका है, आओ देख लेते हैं लीस्ट काउंट का पता कैसे चलता है। कोई भी मेजर्ड वैल्यू दी हुई है, जैसे मान लो कि 10.25 सेंटीमीटर मेजर्ड वैल्यू दी है। आपको क्या करना है, जो सबसे लास्ट डिजिट है, सबसे लास्ट जो राइट साइड में सबसे लास्ट डिजिट है, यहाँ पर क्या है 5, इसको 1 बना देना और बाकी सबको 0 कर देना है। इसका मतलब लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी? 0.01 सेंटीमीटर। क्या किया मैंने, जो सबसे लास्ट वाली डिजिट थी, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे नॉन डेसिमल में हो, उसको 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 0.01। इसी तरीके से मान लो अगर किसी ने दिया 4.5 सेंटीमीटर, तो इसकी लीस्ट काउंट जो होगी वो लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी? इसकी लीस्ट काउंट यहाँ पर कितनी हो जाएगी? इसको 1 कर देंगे, बाकी सबको 0, तो 0.1 सेंटीमीटर। अब ये मैं तब बता रहा हूँ जब अगर मेजर्ड वैल्यू दिए और उससे लीस्ट काउंट अगर हमें चेक करनी है। मान लो किसी में दे दी 42 सेंटीमीटर, तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी लिखूँगा मैं? इसकी लीस्ट काउंट अगर मुझे लिखनी होगी तो इसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी 2 को 1 कर दो, बाकी सबको, तो 0, 1, तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लीस्ट काउंट लेते हैं। तो अगर कभी भी आपको कोई, तो हम क्या चेक कर रहे थे कि अगर कोई मेजर्ड वैल्यू दे दी जाए और उसमें एरर नहीं बताई जाए तो हमें लीस्ट काउंट निकालनी है और उसी लीस्ट काउंट को एरर मान लेना है। तो जैसे ये है, तो इस क्वेश्चन में जो एरर होगी, इसके लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूँ तो 10.1 सेंटीमीटर है। इसकी अगर लीस्ट काउंट की बात करें तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी? 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ 1 है तो 1 को 1 ही रहने देंगे। तो एरर, परसेंटेज एरर कितनी बन जाएगी? परसेंटेज एरर की अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज एरर हो जाएगी एरर 0.1 डिवाइडेड बाई 10.1 इंटू 100। रिलेटिव निकालनी है तो 100 को मल्टीप्लाई मत करो, कितना आ जाएगा? 101 इंटू 100। तो अब चाहो तो 100 डिवाइडेड बाई 100, ऑलमोस्ट 1% एरर है या 1 से थोड़ी सी कम होगी, तो लगभग आप इसको अगर मानोगे तो 0.99% समथिंग कंसीडर कर लो, तो इतनी इसकी परसेंटेज एरर आ जाती है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से हम परसेंटेज एरर को चेक करते हैं। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताता हूँ। देखो, अब ये सेंटीमीटर की जगह कुछ और भी हो सकता है, मैं नॉर्मली ऐसे ले रहा हूँ बस। तो लेंथ अगर 5.0 सेंटीमीटर है, इसमें मुझे परसेंटेज एरर निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे इसका लीस्ट काउंट चेक करना पड़ेगा। लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। तुम भी एक बार अगर ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करके देख लो। तो 0.1 सेंटीमीटर, तो मुझे परसेंटेज एरर बतानी है, तो परसेंटेज एरर निकालनी है, तो लीस्ट काउंट को ही मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लीस्ट काउंट ही परसेंटेज एरर है, लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में लीस्ट काउंट को परसेंटेज एरर की तरह कंसीडर करेंगे। 0.1 डिवाइडेड बाई 5.0 इंटू 100, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 20, तो ये 2% एरर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा हो सकता है कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो कि सर अगर मान लो फिर हम परसेंटेज एरर हर बार ऐसे ही कंसीडर करेंगे क्या? नहीं, दो सिचुएशन है। मान लो तुम्हें दिया है 5.01 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। सपोज़ एक ये दिया है पहली, और दूसरी सिचुएशन दी है 5.0 सेंटीमीटर। इसमें तो तुम्हें एरर और दे दी है, यहाँ पर इसमें एरर दी है, तो आप इस परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसी को यूज़ करोगे। अपनी तरफ से यहाँ पर 0.1 एरर मत लेना, लेकिन यहाँ पर एरर नहीं दी है। यहाँ एरर नहीं दी है तो इस सिचुएशन में क्या करोगे? यहाँ एरर नहीं दी है तो इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है? इस सिचुएशन में फिर यहाँ पर तुम्हें एरर लिखनी है। ठीक है ना, बात को क्लियर, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो है यहाँ पर अपना ध्यान रखना कि अगर यहाँ दिया हुआ है तो इसी को एरर लेके चलना है, इसी से परसेंटेज एरर निकालना है। लेकिन अगर नहीं दिया है तो फिर इसको लीस्ट काउंट हम कंसीडर, यहाँ इसकी लीस्ट काउंट निकालेंगे और उससे परसेंटेज एरर निकाल के चलते हैं। ठीक है,
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और अगर नए हों तो सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।